संवाद विद ऋषिराज कार्यक्रम में आप सभी सुधी श्रोताओं एवं दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ उपस्थित हैं संस्कृत जगत के शिखर पुरुष और संस्कृत काव्य परंपरा में आदरणीय हस्ताक्षर पद्मश्री सम्मान से सम्मानित आचार्य प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र जी। आचार्य जी, आपको प्रणाम, सादर नमस्कार। चिरंजीव। आचार्य जी, मेरा आपसे प्रश्न है कि आपने लगभग 5 पीढ़ियों के कवियों को सुना है। आप इन 5 पीढ़ियों के कवियों में एक प्रतिनिधि कवि हैं। आपसे पूर्ववर्ती कवि और परवर्ती कवियों के लेखन में, उनकी काव्य रचनाओं में क्या अंतर है और क्या अंतर संबंध है, इस विषय में कुछ बताएं। वस्तुतः नई पीढ़ी को जानने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि उतने प्राचीन कालखंड में जाने वाले अब हमारी पीढ़ी के लोग बचे हुए हैं। अन्यथा जो मध्यम पीढ़ी और नई पीढ़ी के लोग हैं वे तो केवल उन कवियों का नाम मात्र जानते हैं, शायद उनको देखा भी नहीं होगा। परंतु मैं 1960 से आगे तक का समय स्मरण करता हूं। 1960 तक मैं जौनपुर जनपद के अपने एक गांव में, जहां मैं पैदा हुआ, वहां इंटरमीडिएट तक मैंने पढ़ा। सौभाग्य से मुझे ऐसे परिवार में जन्म मिला जहां पर कि कई पीढ़ियों से संस्कृत भाषा कई रूपों में प्रतिष्ठित थी। एक तो पौरोहित्य के रूप में, दीक्षा गुरुत्व के रूप में, कर्मकांड के रूप में, ज्योतिष के रूप में, आयुर्वेद के रूप में। तो स्वाभाविक था कि ऐसे घर में कोई भी बच्चा होगा वो प्रातःकाल प्रार्थना के मंत्र जरूर याद करेगा। और मेरे साथ ये था कि दुर्भाग्य से मैं बहुत कच्ची उम्र में अपने पिता से वंचित हो गया। जब मैं केवल 2.5 साल का था और मेरे पिताजी भी उस समय संपूर्ण मध्यमा की परीक्षा पास करके उसी साल संपूर्ण शास्त्री में उन्होंने प्रवेश लिया था। दुर्भाग्य से वो ट्यूबरकुलोसिस के मरीज हुए, जो उस समय असाध्य रोग था, आज के कैंसर की तरह, और उनकी छत्र छाया से हम वंचित हो गए। मेरे एक बड़े भाई देवेंद्र मिश्र जी और मेरा एक छोटा भाई जो केवल 1.5 महीने का था उस समय, सुरेंद्र। अब हम 3 व्यक्ति रह गए और मेरी मां रह गई। तो अपनी मां की ममतामयी गोदी में हमको संस्कृत के श्लोकों को कंठस्थ करने का अवसर मिला। और मेरे दादाजी पंडित रामानंद मिश्र जी श्रीमद् भागवत कथा के बहुत ही अमृतमय वक्ता थे। उनका स्नेह मुझे पितृहीन होने के नाते मिला। मैं उनके साथ गर्मी की छुट्टी में उनके साथ रहता था। जहां कहीं भी वो कथा बांचते थे, मुझे भी श्रीमद् भागवत की कथा दे देते थे, मैं उन्हें पढ़ता था। और इस तरह से संस्कृत के प्रति मेरा अनुराग बढ़ता चला गया। तब मुझे छंद का ज्ञान नहीं था, लेकिन हिंदी में जैसे मैं कविता लिखता था उसी प्रकार मैं गुनगुना करके राग रागनी के बल पर संस्कृत में भी कुछ कविताएं लिखा करता था। बहुत सी कविताएं मुझे याद हैं, उनका छंद शुद्ध नहीं है लेकिन भाषा ठीक है। 1960 में मुझे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आने का अवसर मिला, तो यहाँ पर एक उन्मुक्त प्रांगण मिला संस्कृत भाषा के लिए, क्योंकि यहाँ का संस्कृत विभाग न केवल उत्तर भारत में बल्कि संपूर्ण देश में एक माने रखता था। रात दिन वहां पर संस्कृत की चर्चा होती थी। बड़े बड़े विद्वान समय समय पर आया करते थे, उन सबका दर्शन वहां पे होता था। और बीए द्वितीय वर्ष में पहुंच करके मैं विभागीय जो संस्कृत परिषद थी उसका सचिव बन गया, तो मेरी गतिविधियां और बढ़ गईं। विभाग में नाट्य की परंपरा थी। हर साल जो है कोई न कोई नाटक होता था।
मैं उस समय युवावस्था में प्रवेश कर रहा था। मेरे पास व्यक्तित्व था, गुण थे। मेरे गुरुजनों की मेरे ऊपर दृष्टि पड़ी और सबसे पहले मैंने अपना प्रारंभ किया सूत्रधार के रूप में, क्योंकि मेरे पास कंठ था। और सूत्रधार से आगे बढ़ते बढ़ते मैं नायकों के रूप में कार्य करने लगा। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि मैं लगातार करीब 13 नाटकों में मैंने नायक का रोल किया। और अंतिम अभिनय मैंने 1987 में किया, जिस साल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की शताब्दी मनाई जा रही थी। उसमें अभिज्ञान शाकुंतल का अभिनय किया। तो ये वातावरण हमारे लिए बहुत अच्छा था। और उस अवसर पर मैंने कम से कम 4 पीढ़ियों को अपने सामने देखा। हमारे सामने डॉक्टर वी राघवन भी डिपार्टमेंट में आते थे। डॉक्टर बलदेव उपाध्याय जी तो सौभाग्य से मेरे पीएचडी के एग्जामिनर ही थे। प्रोफेसर मायेड़कर जी जो दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में कवि सम्मेलन हुआ दिल्ली में। उसमें मैंने जीवन में पहली बार काव्य पाठ किया 1967 में, जब बहुत अल्पवय का था। इस तरह से उस समय की पीढ़ी के कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि जिनका दर्शन पर्शन हमें विभागीय जो है किसी न किसी संदर्भ में न होता हो। लेकिन जो चीज आपने पूछी वो बड़े महत्व की है कि ये लोग, ये विद्वान संस्कृत के दूसरी पीढ़ी की तुलना में इतने महान शिखर थे कि इनके पास बैठ पाना भी बड़ी हिम्मत का काम होता था। हमारे गुरुजनों में से हमारे जो नए गुरुजन थे वो भी इनके पास नहीं जाते थे संकोच के मारे। केवल विभागाध्यक्ष और केवल जो वरिष्ठ लोग हैं वही इनके पास बैठते थे। इनके व्यक्तित्व में एक ऐसी विद्वत्ता की आंच थी और एक ऐसा इनका अकेलापन था कि इनसे समरस होना बड़ा कठिन था। लेकिन जो वातावरण हम लोगों ने आगे चल करके सृष्टि किया, मैं, हमारी पीढ़ी और हमारे से पहले वाली पीढ़ी, इन दोनों पीढ़ियों का जो प्रेम है ये संपूर्ण राष्ट्र के लिए वरदान है। आप लोगों को जो इतना खुला अवसर मिल रहा है हृदय संवाद स्थापित करने का, बातचीत करने का, अपने गुरु के साथ रहने का, सच्चे अर्थों में अंतेवासी होने का, ये पहले नहीं था। डर के मारे कोई किसी के पास जाता नहीं था। केवल उनकी आज्ञा पालन करने के अलावा और कोई जो है अंतरंगता उससे स्थापित नहीं हो पाती थी। आचार्य जी, आपको संस्कृत कविता जगत अभिराज विशेषण से जानता है और आपको त्रिवेणी कवि भी कहा जाता है। इन दोनों संज्ञाओं का क्या तात्पर्य है? हाँ, ये ऋषिराज जी बड़ा मार्मिक प्रश्न आपने पूछा। मैंने अभी आपसे संकेत किया कि दुर्भाग्य से पिता की छत्र छाया से मैं वंचित रह गया। तो ये जब मेरा बहुत बड़ा परिवार था, मेरे 3 दादा थे और ढेर सारे चाचा लोग थे, संपन्नता थी, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन फिर भी एक सम्मिलित हिंदू परिवार में एक विधवा महिला की जो एक असहाय स्थिति होती है, वो मेरी माँ की भी स्थिति थी। हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, हमारी बुद्धि का विकास नहीं हुआ था, विवेक नहीं था। खाने पीने की छोटी छोटी चीजों के लिए अपनी माँ को हैरान करते रहते थे। घर में सब कुछ था लेकिन मेरी माँ मालिकिन नहीं थी। जो मालिक होता था उसी की आज्ञा से चीजें मिलती थी। हम लोग परेशान, विशेष करके मैं बहुत परेशान करता था अपनी माँ को। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार मेरे साथ थे, खान पीन पान हर चीज में। तो कभी कभी माँ झुझला जाती थी, तो उस झुझलाहट में एक मार्मिक बात वो कह देती थी कि पैदा होते ही बाप को खा गए, अब मैं ही बची हुई हूं, मुझे भी खा डालो, तब सुखी रहोगे। ये बड़ा मार्मिक प्रसंग है। प्रारंभ में तो समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों कहती है। पैदा होते ही बाप को खा गए, हम बाप को क्यों खा गए? मरना जीना ये तो ईश्वर के हाथ में है।
लेकिन जैसे ही मैं 9th क्लास में पहुंचा और स्वाध्यायी बहुत था, घर में ग्रंथ बहुत थे, किसी की जरूरत नहीं थी, मैं निरंतर से डाले पढ़ता ही रहता था। और जब मुझे अपनी जन्म कुंडली पढ़ने को मिली और जब मैंने देखा कि उसमें लिखा हुआ था कि ये जातक आश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में पैदा हुआ है, लिहाजा ये मूल में है और ये मूल इसके पिता के लिए अनिष्टकारी होगा। तो मेरी समझिए कि मेरे जीवन में एक उथल पुथल सी हो गई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे पिता को खोने का सारा दायित्व मेरा अपना है। और इस चीज ने मुझे इतना हिला करके रख दिया कि उसके बाद से मैंने एक प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अपनी मां को कभी किसी भी बात के लिए, किसी चीज के लिए मैं उसको परेशान नहीं करूंगा। मेरी मां भी ये परिवर्तन नहीं समझ सकी कि अचानक मेरा बेटा जो इतना हैरान करता था, ये बोधिसत्व कैसे बन गया, इतना शांत कैसे बन गया। लेकिन इस एक मर्म ने मुझे जो है मेरी जिंदगी परिवर्तित कर दी। और सच पूछे तो मेरी कविता को एक रास्ता भी मिला। लघु जीवन में ही अनाथ बना, जनकाशित स्नेह हुआ सपना, फिर भी किस पूज्य पिता के लिए मन मेरा सदा ललचाया करे, किस प्रेयस का अनुराग सखे मन की कविता बन जाया करे। ये मेरी 9th क्लास की कविता है, हिंदी की। तो एक उस अनदेखे पिता की खोज में मेरी कविता आगे बढ़ी और तब मुझे लगा कि मेरे माता पिता सखा बंधु सहायक जो कुछ है मेरी मां है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि हर एक व्यक्ति को ऐसी मां मिले। मेरी मां ने, वो थी तो ब्राह्मण, लेकिन उसमें क्षत्रियाणी का गुण था। अपने बच्चों के लिए बाघिन की तरह लड़ जाना, उनकी रक्षा करना, और उसने कभी भी पिता की कमी मेरे जीवन में आने नहीं दी। आज जो कुछ है मैं अपनी मां के बदौलत हूं। और जब मैंने संस्कृत में पहले गुनगुनाना शुरू किया तो मेरी कविता यहीं से हुई कि अभिराजी नाम्नासि जननी तस्माद हमप्यभिराजः। हे मां, चूंकि तुम्हारा नाम अभिराजी है इसलिए मैं भी अभिराज हूं। अभिराज यानी अभितः अत्र तत्र च राजते इति अभिराजः। पृथ्वी में और मरने के बाद स्वर्ग में दोनों जगह जिसकी कीर्ति हो, शायद मेरे नाम का यही अर्थ होगा। तो चूंकि अभिराजी का पुत्र हूं, तो जैसे जबाला का पुत्र जाबाल, ऐसे ही अभिराजी का पुत्र हूं, तो मैं भी अभिराज हूं। त्वमसि मदर्थम यमुना गंगा भरत धराचल राज। हे मां, तुम्ही मेरे लिए यमुना हो, तुम्ही गंगा हो, तुम्ही भारत माता हो और तुम्ही अचल राज देवतात्मा हिमालय हो। और आगे लिखा मैंने कि यत किंचिदपि कुतोपि कदापि क्वचिदपि ममानुकूलम भूत भावी भवताम ननुतेषाम त्वमसि जननी शुभ मूलम। हे मां, मेरे अभी तो कोई जीवन बीता नहीं, थोड़ा सा बीता है, लेकिन आगे भविष्य में जितना कुछ भी मुझे मिलेगा, मान यश प्रतिष्ठा, वो सब तुम्हारा आशीर्वाद ही मिलेगा। उसी के रूप में मैं इसको स्वीकार करूंगा। यही राजी मेरी निष्ठा है। यहीं से मैं राजेंद्र मिश्र से अभिराज राजेंद्र मिश्र बन गया। पहले मैं संस्कृत में ये उपनाम लगाया करता था, लेकिन बाद में देखा कि हिंदी में 3-4 राजेंद्र मिश्र पैदा हो गए और वो लोग सौभाग्य से वो सब साहित्यकार थे। एक तो मतलब रायपुर यूनिवर्सिटी में थे, हिंदी के बड़े अच्छे कवि, एक जो है मेरठ में थे। तो ये लोग भी लिखते थे, कभी कभी उनके लेख पर मुझे बधाइयाँ यूनिवर्सिटी में मिलने लगती थी। तो मैंने सोचा कि हमको अपना नाम हिंदी संस्कृत दोनों में अलग कर देना चाहिए। तो मैं अभिराज लगातार, मैं क्या जोड़ने लगा, मेरे चाहने वाले खुद जो है अभिराज राजेंद्र मुझे कहने लगे। तब से मुझे अभिराज राजेंद्र के ही रूप में लोग जानते पहचानते हैं पूरे देश में। और त्रिवेणी कवि, हाँ, त्रिवेणी कवि बहुत अच्छा। जब क्या हुआ कि मैं जो है 1962 में मैंने बीए किया,
64 में एमए किया, फैकल्टी टॉप किया मैंने। पहली बार ये घटना घटी थी कि संस्कृत के किसी विद्यार्थी ने 14 विभागों में सम्मिलित रूप से टॉप किया हो, तो बड़ा मान यश मिला। बड़े हमको क्वीन विक्टोरिया रजत पदक मिला, गंगा जो है प्रसाद उपाध्याय स्वर्ण पदक मिला, बड़ा सम्मान हुआ। और फिर क्या हुआ कि 1966 में ही मेरी नियुक्ति डिपार्टमेंट में हो गई। उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, और चूंकि मैं फैकल्टी टॉपर था और जगह ही यूनिवर्सिटी में खाली हो गई थी, आई थी, तो गुरुओं की कृपा से मुझे जो है स्थान मिल गया पर्दे का। अब क्या हुआ कि उसी समय हिंदी कवि मंचों पर भी मैं छा रहा था धीरे धीरे। अपने शहर के कवि सम्मेलनों में, आसपास के जिलों में आना जाना मेरा हिंदी में भी, हिंदी कविता से ही सच पूछे तो मुझे प्रतिष्ठा मिली। तो क्या हुआ कि प्रतापगढ़ जनपद में वहां पर एक साहित्यकारों की संसद थी, उनका एक बहुत बड़ा समारोह हुआ। उस समारोह में उन्होंने कमेटी लिए निश्चय किया कि डॉक्टर राजेंद्र मिश्र जी का अभिनंदन किया जाए। उनको यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बना दिया गया है और हिंदी के उदीयमान कवि है, तो उनको जो है उनका अभिनंदन हो। तो वहीं पर मेरा अभिनंदन हुआ, और उसी अभिनंदन सभा में पहली बार मुझे त्रिवेणी कवि के रूप में वो अभिनंदन पत्र दिया गया। और ये कहा गया व्याख्यान में कि चूंकि मैं गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी जो तीर्थ है प्रयागराज, चूंकि मैं वहां का कवि हूं, इसलिए तो मैं त्रिवेणी कवि ही हूं। एक और दृष्टि से मैं त्रिवेणी कवि हूं क्योंकि मैं हिंदी, संस्कृत और भोजपुरी तीनों भाषाओं में समान गति से लिख रहा हूं। तीनों भाषाओं में लिखी मेरी कविता एक जैसी है, प्रिय है, इसलिए दोनों ही दृष्टियों से मुझे त्रिवेणी कवि कहना उचित है। बस वहीं से त्रिवेणी कवि की वो पदवी मिली, और एक बार जब छप गई मेरे परिचय में तो लोगों ने उसका भी उपयोग करना शुरू कर दिया। आचार्य जी, आपकी रचना धर्मिताओं में बहुत विविधताएं हैं। आपने कई नई विधाओं का भी प्रवर्तन किया है। आप अपनी कुछ विधाओं के बारे में और आपकी कविताओं का मुख्य स्वर क्या है, उस विषय में भी कुछ बताएं। जी, अब प्रारंभ में तो जब कविता का पल्लवन संस्कृत में हुआ तो उसका मूल कारण दो था। एक तो यह कि एमए प्रीवियस में एक प्रश्न पत्र पूरा काव्य रचना का होता था, तो उसमें जो है हमको बड़ा मौका मिला काव्य रचना के लिए। उसमें बड़ा उत्साह का वातावरण होता था और लोग निरंतर कविता लिखने में लगे रहते थे। दूसरी बात ये थी कि डिपार्टमेंट में उसमें गतिविधियां बहुत होती थी। आपस में अंत्याक्षरी प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, नाटक की प्रतियोगिता, सांस्कृतिक यात्राएं हुआ करती थी। तो हर जगह किसी न किसी रूप में कविता से जो है संबंध बना रहता था। तो जब मैंने यहाँ आकर के छंद शास्त्र पढ़ा, क्योंकि वो तो कोर्स में था जब एमए प्रीवियस में, तब पहली बार जब मैंने वृत्त रत्नाकर पढ़ा और छंद का मुझे अच्छी तरह से ज्ञान हो गया, तो जो कविता अभी मैं गलेबाजी के बल पे लिखा करता था, उस कविता को एक शास्त्रीय आधार मिल गया, और तब मैं एक अच्छी कविता लिखने लगा और शुद्ध कविता लिखने लगा, और अपने मनोनुकूल छंदों में विभिन्न विषयों पर मैं कविता लिखता था। आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जब मैं बीए द्वितीय वर्ष में था तो 1967 की जुलाई में मेरी पहली कविता डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी ने अपने भवितव्यम अखबार में निकाली। मैं कितनी कोमल वय का रहा होऊंगा, शायद ये रिकॉर्ड होगा संस्कृत जगत में कि इतनी नई अवस्था में इतने बड़े रचनाकार के द्वारा, वो तो कालजयी महाकवि थे, और उन्होंने जो है वो हमारे डिपार्टमेंट आए थे, उन्होंने मुझे सुना और कहा कि बेटा तुम अपनी ये कविता हमें दे दो छापने के लिए। वो ले गए और उन्होंने उसको छापा। तो इस तरह से मैंने प्रारंभ में तो जो एक पारंपरिक संस्कृत कविता होती है, मैंने उसी पारंपरिक कविता के उसमें लिखा। जो पुराने छंद चले आ रहे थे उन्हीं छंदों में मैंने लिखा, जैसे द्वादश मासिकम है और शीतलहरी का वर्णन है, या इलाहाबाद में जो महाकुंभ का वर्णन है। ऐसे वर्णनात्मक विषयों को लेकर के मैं उसमें लिखता रहा। लेकिन जैसे जैसे माँ की कृपा से
योग्यता बढ़ती चली गई और हमको जो है विषयों का जो है अवगाहन करने का मौका मिला। जब मैंने अंग्रेजी साहित्य को भी पढ़ा और अन्य साहित्यों को पढ़ा, उर्दू का पूरा साहित्य पढ़ डाला, सारी शायरी पढ़ डाली, मोमिन की शायरी, मीर की शायरी और गालिब की शायरी, तो इन सब से मेरा ज्ञान बढ़ा और मुझे बड़ी प्रेरणा मिली कि इन सारी विधाओं को भी यदि संस्कृत में उतारा जाए तो संस्कृत में जो है ये एक नए युग का जो है हम उसका प्रारंभ कर सकते हैं। अच्छा, यही वो अवसर था कि हमारे नए कवियों से हमारी भेंट होनी शुरू हुई। भाई रमाकांत शुक्ल जी से हमारी भेंट हो गई, इच्छाराम जी से भेंट हो गई और भास्कराचार्य जी हमारे डिपार्टमेंट में ही थे। तो ऐसे लोगों से जब भेंट मुलाकात हुई तो कविता का क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ने लगा और मेरे मन में एक बात आई कि हम क्यों ना अपने भोजपुरी और अवधी में जो लोकगीत प्रचलित हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में, इन लोकगीतों को हम क्यों ना संस्कृत कविता में ढालें, क्योंकि संस्कृत कविता को जो है यदि हमको पॉपुलराइज करना है, ये काशी के पंडितों की घटाटोप शब्दावली से ये लोकप्रिय नहीं होगी, क्योंकि वो लोग तो ऐसा अलंकार लिखते थे, ऐसा मतलब वो श्लेष इत्यादि का प्रयोग करते थे कि वो हमारे सिर के ऊपर से कविता निकल जाती थी। ख्रिस्ते जी कविता पढ़ते थे, हम एक अक्षर नहीं समझ पाते थे। बड़े बड़े कवि जो है वो अपनी पंडिताई बघारते थे, लेकिन उनकी पंडिताई से क्या लेने देना, कुछ समझ में आता ही नहीं था। तो हम लोग, हमारे मन में खास तौर से ये सपना पल रहा था कि कविता एक ऐसा युग आ गया है कि वैसे भी लोग संस्कृत के विरुद्ध हैं और कहते हैं कि संस्कृत तो मरी हुई भाषा है, इसको कोई समझता नहीं है। तो यदि संस्कृत को समझाना है तो इसको हिंदी की तरह इसको सरल और मधुर बनाना जरूरी है, और ये सरल और मधुर तब बनेगी जब हम लोकगीतों को संस्कृत में ढालेंगे। और ये सपना जब आया मेरे मन में तो सबसे पहले मैंने अपना लोकगीत लिखा, रौती कोकिला मदालसा रसालतल, और इस एक कविता ने मुझे जो अमरत्व दे दिया पूरे संस्कृत जगत में, वही एक मेरी पहचान बन गई। क्योंकि मेरी जो संस्कृत में लिखी हुई कजरी थी, वो कजरी किसी माने में भोजपुरी की कजरी से कठिन नहीं थी, उसको समझने में बल्कि कठिनाई थी। और हमारी, और कल भी आप एक कजरी का नाम ले रहे थे जो है वो कृष्ण और राधा पर ही है, वो भी उसी प्रकार की है। तो मैंने लोकगीतों को लिया, लोकगीतों को ढाला और ये संदेश नई पीढ़ी को दिया कि जैसे मैं अपने उत्तर प्रदेश का लिख रहा हूँ, वैसे आप लोग जिस जिस जिले में लोकगीत हैं उन लोकगीतों को आप संस्कृत में ले आइए। और उससे लोगों को बड़ी प्रेरणा मिली। आज स्थिति ये है कि मेरा जो अवदान है वो इतना ज्यादा है कि कोई भी लोकगीत मैंने नहीं छोड़ा। विवाह होता है घर में तो विवाह में पचरा गाया जाता है, नृत्य के गीत गाए जाते हैं, अंतिम गीत जो गाया जाता है उसे उठान कहते हैं, जिसे गाने के बाद महिलाएं अपने अपने घर चली जाती हैं, उसे उठान कहते हैं। पचरा कहते हैं, पचरा माने, तो मैं ये सोचता था कि आखिर पचरा आया कहां से। फिर मेरी बुद्धि में आया, अच्छा पचरा माने प्रचार, प्रचार माने भगवती को निवेदन करना कि मेरे बेटे की शादी पड़ गई है, हे माँ कोई विघ्न बाधा न पैदा होने पाए। पचरा के जो गीत हैं वो पचरा कहे जाते हैं। ये उठान का गीत है, समझन, ये अमुक का गीत है। सारे गीतों का नामकरण मैं सोचने लगा और मैंने देखा कि कोई भी गीत ऐसा नहीं है जो संस्कृत में न हो। हलवाहा जो गीत गाता है वो लांगलिकम है, समझन। कहार जो सवारी ढोते हैं, पालकी ढोते हैं, गीत गाते हैं, वो स्कंदहारियम है, समझन। रसिया जो गीत गाया जाता है आपके ब्रजमंडल में वो रसिया है। यज्ञोपवीत के समय जो भीख मांगने वाला बच्चा गीत गाता है वो बटुकम है, बरुआ गीत है। और ये सारे गीत जो है लोक के गर्भ से पैदा हुए हैं, लोक गीतों से पैदा हुए हैं। तो हम इनको संस्कृत में क्यों न ले आए। हम संस्कृत में ले आए और आज मुझे इस बात का बड़ा संतोष है कि मेरे गीत जो है जबान जबान पर आप लोग जो है उनसे प्रेरणा लेकर के उसको और भी आगे बढ़ा रहे हैं, और उसका जो है पूरा परिवार। और अंत में मैंने अपने जो है काव्य शास्त्र में भी उसको शास्त्रीय मान्यता दी। मैंने सबकी परिभाषाएं लिखी
और ये आग्रह किया कि संस्कृत को यदि आपको जो है, जब तक सिंप्लीफिकेशन इसका नहीं होगा, जब तक ये जनभाषा का रूप धारण नहीं करेगी, संस्कृत को जो है चिरंजीवी बनाना बहुत कठिन कार्य है। अब वो जमाना गया कि हम बाण भट्ट की शैली में हम लिखिए, लेकिन फिर उसके पाठक दूसरे होंगे, उसको जो है केवल बीए एमए के विद्यार्थी पढ़ेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि प्रत्येक कवि को ये सोच लेना चाहिए कि हम किसके लिए लिखने जा रहे हैं। और आपने प्रत्यक्ष देखा होगा कि मैं बाल कवि भी हूँ। बच्चों के लिए सबसे पहले कौमारम मैंने लिखा, पुरस्कार मिला। बच्चों के लिए लिखता हूं तब राजेंद्र मिश्र कोई और होता है, जब लोक के लिए लिखता हूं तो कोई और होता है, और जब विद्वानों और पंडितों के लिए लिखता हूं तब कोई और होता है। मेरी ऐसी भी कविताएं हैं कि पसीना आ जाएगा, आप अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, जो मैंने विद्वानों के पंडितों के लिए लिखा है, और जहां पर मेरी वैदुषी है, जहां पर मेरी तपस्या है, वो भी। लेकिन गजलें मैंने लिखी तो मैं गर्व नहीं करता, लेकिन ये जरूर करता हूं कि जो मेरी गजलें हैं वो किसी भी बाने में उर्दू गजलों से पीछे नहीं है। और मेरी गजलों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि मेरी किसी गजल में अवैध प्रेम का चित्रण नहीं आने पाया। कहीं पर न शराब है, न जाम है, न नाली में पड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, और न जो है साकी है, न सुरा है, न उर्मद है, ये सब कुछ नहीं। हमने केवल उनकी टेक्निक ली, लेकिन कविता की जो संवेदना है, कविता की जो पवित्रता है, वो वही है जो ऋग्वेद में है मंत्रों की, जो कालिदास की है, जो भवभूत की है। ये मेरी जो है उसकी विशेषता रही। और इस माने में हमारे जो परम गुरु हैं आचार्य बच्चूलाल अवस्थी, वो मेरे सबसे बड़े आदर्श रहे। बाकी हमारे साथ के ही आपसे नाम लेने में अब कोई संकोच नहीं है, डॉक्टर जगन्नाथ पाठक जी, आप उनको पढ़िए तो वही सारा भदेश जो कि हम उर्दू कविता में, उर्दू गजल में पाते हैं, वही सब उनका भी है। उसी तरह की बातें उन्होंने भी लिखी। लेकिन मैं इसके विरुद्ध हूँ, इस माने में विरुद्ध हूँ कि संस्कृत को अपना भाषाई स्वरूप, अपनी भाषाई गरिमा नहीं छोड़नी है। हम परिवर्तन करें, युग के साथ चलें, समझन। कल जो चीजें पहले लोग नहीं कहते थे वो हम कहें, लेकिन संस्कृत की जो महिमा और गरिमा है वो अपने स्थान पर बनी रहनी चाहिए। आचार्य जी, संस्कृत कविता जगत में पंडितों में एक आभाणक प्रसिद्ध है कि पंडित राजांतम कवित्वम, किंतु आधुनिक संस्कृत कविताओं को देखकर और उनकी नई विधाओं को देखकर, आपकी कविताओं को पढ़कर ऐसा लगता नहीं है। और आपने भी काव्य शास्त्रीय परंपरा में अभिराज यशोभूषणम नाम का एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखा है। तो काव्य शास्त्रीय परंपरा में अभिराज यशोभूषणम का क्या स्थान है, और आपने कौन से नए शास्त्रीय लक्षण उसमें प्रस्तुत किए हैं? मैं काव्य शास्त्र के बारे में ऋषिराज जी एक बहुत ही कैटेगोरिकल वाक्य अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं मूलतः परंपरावादी आचार्य क्या कहूँ अपने को, लेकिन परंपरावादी चिंतक हूँ। और मैं किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहता कि संस्कृत के किसी कविता में या काव्य शास्त्र में कोई बाहर का घालमेल हो। पाश्चात्य जगत की परंपराएं हमारे सिर माथे हैं, वो हमारा आदर करें, हम उनका आदर करें, लेकिन हम उनकी परंपरा को छंदोबद्ध करके और कारिका बना करके एक कोई नया काव्य शास्त्र अपने यहाँ लिखना चाहे, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि इससे अनवस्था दोष होगा। इससे जो है पिछले 2000 वर्षों का जो काव्य शास्त्र है, एक तो वो जो है अमान्य हो जाएगा। दूसरी बात है कि नई पीढ़ी के मन में नाना प्रकार की उठापटक और भ्रांति पैदा करेगा, खेमेबाजी पैदा करेगा, गुरुरम पैदा करेगा। कोई उनकी बात मानेगा, कोई उनकी बात मानेगा। जबकि आपने स्वयं अनुभव किया होगा कि आचार्य भामह से लेकर के पंडित राज जगन्नाथ तक आपस में मतभेद चाहे जितना रहा हो, लेकिन मूल तत्व जो विवेचन का है सबका एक है, और वो मूल तत्व है रस की सिद्धि। रस की सिद्धि तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, मुक्ति के दरवाजे तक हम कैसे पहुंच सकते हैं कविता के माध्यम से, यही सबका प्रयत्न है। रास्ते सबके अलग हैं, लेकिन लक्ष्य सबका एक है। तो पहली बात तो ये कि मैंने बाहर का कुछ नहीं लिया, जानता मैं सब हूं, लेकिन न मैंने रिचार्ड को पढ़ा, रिचार्ड को छोड़ दिया, मैंने चाम्स्की को पढ़ा, उनको छोड़ दिया। हमने जो है
बहुत से लोग जो है इसमें वामपंथी विचारों को ले आते हैं, मैंने उनका भी कुछ नहीं लिया। हमारे एक जो है साथी हैं जो ये कहते हैं कि जब तक सामाजिक मुक्ति नहीं होगी हम मुक्ति नहीं मानेंगे। समझन? अब ये मार्क्सवाद से हमको संस्कृत से क्या लेना देना है? ना हमारे देश से मेल खाता है, ना हमारी जो है हमारी मुक्ति का स्वरूप ही कुछ और है। हमारी मुक्ति का स्वरूप ही कुछ और है। कविता में भी, संगीत में भी, व्याकरण में भी, मूर्ति कला में भी, हर जगह एक ही परब्रह्म विद्यमान है विभिन्न रूपों में। तो भारतीय दर्शन को जो है हमें उसको जो है बदलने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। मैं इस दृष्टि से मैंने जो है अपनी परंपरा को अक्षुण्ण रखने का प्रयत्न किया। मैंने क्या किया? मैंने पहला प्रयत्न तो मेरा ये था कि आचार्य मम्मट, आचार्य रुद्रट, आचार्य जो है पंडित राज जगन्नाथ और साहित्य दर्पणकार, मैंने एक तो ये बात बताई कि सब की परिभाषाएं लगभग एक प्रकार की हैं। सब लोग एक ही बात कहते हैं, केवल शब्दों का फर्क है, अन्यथा शब्द और अर्थ के युगल को, समष्टि को ही सब लोग कविता मानते हैं। केवल शब्दों का फर्क है। कोई रसात्मकम कह करके निकाल देता है उस बात को, कोई तद्दोषक शब्दार्थ स्पष्ट रूप से कहता है, और कोई उसको रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थ का प्रतिपादक शब्द कह दिया तो शब्द और अर्थ माना तो दोनों को ना। और रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, तो रमणीयता माने रस, वो रस आएगा कैसे? उसी तरह से आएगा। तो मैंने ये देखा कि केवल अपने पृथक व्यक्तित्व की छाप छोड़ने के लिए लोगों ने अलग अलग शब्दों का आदान किया, अन्यथा बात सब लोग एक कह रहे हैं। दूसरी बात ये कि कहीं कहीं मुझे लगा कि यहाँ पर मैं अपना जो है मति स्वातंत्र प्रयोग कर सकता हूँ। तो जैसे कविता के विभाजन का प्रश्न आया कि उत्तम, मध्यम और अधम कोटि की 3 प्रकार की कविताएं, मुझे ये शब्दावलियां अच्छी नहीं लगी। मैंने माना व्यंजना को ही कविता का प्राण, प्रतीयमानार्थ को ही मैंने सर्वोत्तम कविता मानी, लेकिन मैंने उसके साथ ये विकल्प दिया कि हर एक व्यक्ति का अपना अभिनिवेश अलग होता है। हर व्यक्ति का अपना अभिनिवेश अलग होता है। कोई उसी लक्ष्य तक काम से पहुंचता है, कोई अर्थ से पहुंचता है, कोई धर्म से पहुंचता है, और कोई भगवान शंकराचार्य की तरह 8 साल की उम्र में सीधे पहुंच जाता है। ये तो अपनी अपनी परंपरा है। तो मैंने ये भी इस बात को भी दिया कि हम उस मुक्ति के दरवाजे तक अलग अलग रास्ते से पहुंच सकते हैं। हमको चूंकि कविता हमारे यहाँ भगवती सरस्वती का विग्रह मानी गई है, इसलिए उत्तम, मध्यम और अधम कहना उचित नहीं है। उसमें विभाजन इस प्रकार का करना ठीक नहीं है। हम उसको सहृदया स्वाद्य, कोविदा स्वाद्य और लोका स्वाद्य, इस रूप में हम उसको विभक्त कर सकते हैं। हमने यहाँ पर थोड़ा सा जहाँ परिवर्तन करना था वहाँ पर परिवर्तन मैंने किया। बाकी यह है कि जिन बिंदुओं पर हम अपने विद्यार्थी जीवन में नहीं समझ पाए थे, जो चीजें गूढ़ मुझे लगती थी, उनको मैंने अपने गहन अध्ययन से उनको जो है एक्सप्लेन करने का हमने प्रयत्न किया, और हमारा ख्याल है कि मेरे काव्य शास्त्र से लोगों ने उसको समझा। असली योगदान क्या है मेरा? आप पूछें कि फिर असली योगदान क्या है? बाकी तो आपने परंपरा का निर्वाह किया, जहां जरूरत पड़ी वहां परिवर्तन किया। जैसे महाकाव्य की नई परिभाषा मैंने दी, खंड काव्य की नई परिभाषा दी, नुक्कड़ नाटक कोई जानता नहीं था संस्कृत में, नुक्कड़ नाटक की मैंने परिभाषा दी, नुक्कड़ नाटक के बारे में बता दिया। आप खुलेआम नुक्कड़ नाटक लिखिए। नाटिका संस्कृत जो है अन्यान्य अपनी बहनों के साथ यात्रा कर रही है, वो जो है अन्य भारतीय भाषाओं के साथ यात्रा कर रही है, उसको जवाब देना जरूरी है कि तुम ये लिख रहे हैं तो हम क्यों नहीं लिख सकते। तो इसलिए संस्कृत में भी हर चीज की परिभाषा होनी चाहिए। तो मैंने नई परिभाषाएं भी दी, लेकिन हमारा असली योगदान जो है, जो मैं मानूंगा, वो ये है कि मैंने गीत प्रकरण के माध्यम से जो लिरिकल पोइट्री का मैंने स्वरूप दिया है कि संस्कृत की कविता जो है गीत के रूप में ही आगे चल करके अजर और अमर बन पाएगी, और ये जो है मतलब भारत की भाषा के रूप में, जन भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो पाएगी। समझे ना? महाकाव्य के लिखने के लिए लिरिकल पोइट्री जरूरी है, अनिवार्य है, लेकिन जन जन का कंठहार बनाने के लिए
संस्कृत कविता को ये लोक के दरवाजे पर जाना जरूरी होगा। इसलिए मैंने लोक परंपरा को जो है आगे बढ़ाया, गजलों को आगे बढ़ाया और आज एक सांगोपांग रूप में एक संस्कृत का काव्य शास्त्र हमारे सामने विद्यमान है। और अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि मेरी एक प्रतिज्ञा थी कि जो चीज हमारे यहाँ पिछले 1500 वर्षों में नहीं लिखी गई, कारण चाहे जो हो, जैसे विद्युन्माला छंद पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी भाई? इसलिए कि विद्युन्माला छंद में 8 अक्षर दीर्घ होते हैं। ये मैंने समझा कि ये चैलेंज था, ये कठिन था, इसलिए लोगों ने नहीं किया। मैंने उठाया और उसको लिख डाला, उसको तत्काल लिख डाला। मैंने देखा कि दंडक पिछले 1500 वर्षों में केवल श्यामला दंडकम लेके हम चल रहे हैं। हम उठे, हमने 15 दंडक लिख डाला और उनमें से भी 7 दंडक लघु अक्षर के लिख डाले। केवल लघु अक्षर का प्रयोग उसमें किया गया। हमने देखा कि ये यक्षगान ये केवल दक्षिण भारत में प्रचलित है, उत्तर के लोग नहीं जानते। हमने जो है 11 नए यक्षगान लिखे, उनका हमने प्रयोग कर डाला यहाँ पे। हमने देखा कि बार बार जो है सभा सोसाइटी में लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, अरे अब कौन पैदा हुआ है जो अश्वघाटी छंद लिख करके दिखाएगा। मैं उठा और मैंने पूरा शतक लिख डाला। वो पूरा शतक जो है हमारा अश्वघाटी का ये साहित्य अकादमी की पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। तो मैंने चैलेंजेस को स्वीकार किया, इसलिए नहीं कि मेरा दुर्भिमान था, इसलिए कि मेरे जो छोटे भाई हैं, जो बच्चे हैं, वो राजेंद्र मिश्र को देख करके ये दम साधे, ये विश्वास करें कि जब मेरे बड़े ये लिख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं लिख सकता। उनको उत्साह देने के लिए मैं ये सब काम करता हूँ, अपने बड़प्पन के लिए नहीं कि मुझे ये काम करना है और ये काम करके मैं जो है अजर अमर हो जाऊंगा। वो तो माँ की कृपा है। हम लोगों को जितना मिला वो तो प्राचीन काल में लोगों के लिए स्वप्न की वस्तु थी। हम लोगों को तो बहुत मिला, अपने जीवन में ही, अपने जीवन काल में ही सब कुछ मिला। संस्कृत की आराधना करने का हम तो अजर अमर हो गए। मैं तो सदैव जो है अपने को मानता हूँ कि मैं मुक्त व्यक्ति हूँ। मैं केवल जो है अपने को जीवन मुक्त नहीं मानता, विदेह मुक्ति नहीं मानता, बाकी जीवन मुक्त मानता हूँ कि जो मैंने माँ की आराधना की वो मेरे लिए पर्याप्त है। प्रीवर हमने हर प्रकार की लिखी और एक चीज मेरे बारे में पूरे देश में कही जाती है कि मैं, आप भी इस सच्चाई का अनुभव कीजिएगा, कहने से कोई चीज मत मान लिया कीजिए, आप इसको स्वयं अनुभव कीजिएगा। मेरे बारे में जो कहा जाता है कि अकेले पूरे देश में राजेंद्र मिश्र ही ऐसे हैं जिन्होंने की काव्य, नाट्य, कथा और समीक्षा चारों क्षेत्रों में पूरी योग्यता के साथ लिखा है। और ये निर्णय करना कठिन है कि किस विधा में उन्होंने ज्यादा अच्छा लिखा है। मशहूर मैं हुआ कवि के रूप में, लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार मुझे मिला मेरी कहानियों पर, समझा ना? मुझे गद्य रचना पर पुरस्कार मिला। मेरी कहानियां प्रकाशित हुई हैं। कल भी मैं चर्चा कर रहा था, तो मेरी कहानियां जो प्रकाशित हुई हैं उनका हिंदी में अनुवाद जो आया है, तो एक ने तो लिखा हिंदी के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति ने कि जो लोग कहते थे कि कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद के साथ मर गई, तो मिश्र जी आपने इस तिलिस्म को तोड़ा है। आपकी जो है एक दलित महिला के जीवन पर लिखी हुई ये कहानी, ये मुझे इतना हिला गई कि मैं हफ्ते भर खाना नहीं खा पाया। वो बुधनी नाम की एक महिला है, उसके जीवन पर मैंने एक कहानी लिखी कि जिस पति का दूसरा विवाह जबरदस्ती कराती है अपना वंश चलाने के लिए, और जो उसकी सौत घर में आते ही उसको निकाल बाहर करती है, अंत में जो है उसी के गर्भ से उसका बच्चा पैदा होता है और जो दूसरी पत्नी आई वो देखती रह जाती है। तो इतना वो मर्म है उस कविता में। और ये अर्धसत्य पर आधारित कविता है, मेरे गांव की कहानी है, क्योंकि कथाकार जो है वो कहीं आकाश से चीजें नहीं ले आता है, कथा के बीज उसके इर्द गिर्द ही कहीं न कहीं विद्यमान रहते हैं। तो मैं इस तरह का प्रयत्न कर रहा हूँ। मेरा प्रयत्न यही है कि संस्कृत में कोई ये कहने वाला न हो कि ये चीज आपके यहाँ नहीं लिखी जाती है। इसलिए मैंने अपनी कहानियों में भीख मांगने के नए नए टुटके पर मैंने एकांकी लिख डाला।
मैंने जो है मानवीय उसके जो है अफसर को बुला करके मैंने पूरे जेल का निरीक्षण करा दिया और उसको जो है एकांकी के रूप में प्रस्तुत कर दिया। मैंने जो है लड़कियों के विवाह की समस्या को स्वयंवर केंद्रम के माध्यम से उसको जो है मैंने उपस्थित कर दिया, दिखा दिया। और अंत में एक कारगिल वार की एक लड़की है जो कि सारे इंजीनियर डॉक्टर को सबको लात मारती हुई अंत में एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर को पसंद करती है। यही मेरे योग्य है। तो इस तरह के आदर्श जो है महामहिम राष्ट्रपति से मिलने के लिए यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर टाइम लेके बैठा है और इसके बाद भी ऑफिस वाले वहां पर जो है ये बॉलीवुड से आने वाले लोगों को मिलाते चले जा रहे हैं और वो बेचारा प्रतीक्षा करते करते सो जाता है। और जबकि वो दोनों क्लास फेलो हैं, राष्ट्रपति जी और वो प्रोफेसर दोनों क्लास फेलो हैं। और जब वो जाता है और वो क्षमा मांगते हैं तब वो कहता है कि मैंने समझा था कि भारत स्वतंत्र हो गया तो यहाँ पे चीजें परिवर्तित होंगी, लेकिन मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि मैं 2.5 घंटे से बैठा हूँ आपके ऑफिस में और मेरे सामने ऐसे ऐसे लोग जो है ये जिनका कोई टाइम नहीं था मैंने पता लगाया है और ये सब मिल के गए। ऐसे भारत कब तक चलेगा? आचार्य जी, आपकी एक प्रसिद्ध रचना है, आपने प्रतीकों के माध्यम से, बिंब के माध्यम से, शनैः कविता के माध्यम से संदेश दिया। हाँ, लिखा है प्रीतिक्षुपम। आप उसकी 2 पंक्तियां गुनगुना दीजिए। हमने इस कविता में ये लिखा कि प्रेम का बीरवा जो है, प्रेम का पौधा, उसको धीरे धीरे सींच करके बड़ा करो, क्योंकि एक बारगी जो है जो उन्नति हो जाती है रातों रात, वो नकली उन्नति होती है। जो वास्तविक उन्नति होती है, जो स्वाभाविक होती है, उसमें समय लगता है। और तुम्हारे इस हवेली के चारों ओर झुग्गी झोपड़ियां हैं गरीबों की, तो अपनी दिवाली सोच समझ करके बनाओ, क्योंकि एक भी चिलगाड़ी यदि वहां पड़ गई तो उन बेचारों का तो घर सुहा हो जाएगा। तो इस तरह की तुम्हारा जो यात्रा पथ है, दोनों ओर गहरी खाइयां हैं और आगे पहाड़ की चोटियां हैं। बहुत सोच समझ करके अपने रास्ते का चयन करो, कहीं ऐसा न हो कि मार्ग में जो है कोई विघ्न बाधा ऐसी आ जाए। तो इस बात को लेकर के मैंने गजल के नए स्वर में कुछ लिखा था। मैं आपको 2-4 पंक्तियां याद आती सुना देता हूँ। प्रीतिक्षुपम विवर्धय बंधो शनैः शनैः, प्रीतिक्षुपम विवर्धय बंधो शनैः शनैः, प्रीतिक्षुपम विवर्धय बंधो शनैः शनैः, सुहृदां मनोनुरंजय बंधो शनैः शनैः, सुहृदां मनोनुरंजय बंधो शनैः शनैः। परितोऽपि पामराणां तृणशालिका इमा, परितोऽपि पामराणां, परितोऽपि पामराणां तृणशालिका इमा, ज्वाला होलानलं समिन्धय बंधो शनैः शनैः, होलानलं समिन्धय बंधो शनैः शनैः, सुहृदां मनोनुरंजय बंधो शनैः शनैः, प्रीतिक्षुपम विवर्धय बंधो शनैः शनैः। आचार्य जी, आप हम युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं प्रीवर यही संदेश मेरा है कि हमारे पहले की पीढ़ी के लोगों ने हमको जो वात्सल्य दिया, जो आशीर्वाद दिया, हमारी उंगली पकड़ करके यात्रा पथ पर जहां तक ले आए, और जो योग्यता मेरे भीतर भरी उसका भरपूर प्रयोग हम लोगों ने किया, और संस्कृत को जितना कुछ भी दे सकते थे दिया, अभी भी निरंतर दे रहे हैं, और जब तक जीवन रहेगा देते रहेंगे। और यही संदेश मैं अपनी अगली पीढ़ी को भी देना चाहता हूं कि भाषा की शुद्धि पर जो है केंद्रित होते हुए जितना कुछ भी आप संस्कृत को दे सके वो दे, इसको कालजयी भाषा बनाएं। इसके प्राचीन दिन यदि लौटा सके आप, तो समझ लीजिए कि आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत जो है ये भारतवर्ष का एक प्रकार से एक पर्याय है। और मैं ये मानता हूं कि संस्कृतांतम भारतम, जब तक संस्कृत जीवित है तब तक भारत जीवित है। और ये बात मेरी नहीं है, ये जो है अरविंद जी ने
अरविंद जी ने कहा कि दैट्स विल बी ए डूम्सडे व्हेन द डिवाइन लैंग्वेज संस्कृत सीजेस टू बी। ये जो है राक्षसों का दिन होगा, जिस दिन देवताओं की भाषा संस्कृत, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये खुद उन्होंने लिखा है अपने सावित्री महाकाव्य में। मैं उनको कोट कर रहा हूं कि जब तक संस्कृत रहेगी तभी तक जो है ये भारत रहेगा, तभी तक भारत का भारतत्व तो रहेगा। इतना सारा सब कुछ है, चारों ओर आक्रमण हो रहे हैं, इतना सारी सब खूर पेच, लेकिन भारत में कहीं कोई परिवर्तन हो रहा है ना। आज भी हमारी माताएं बहनें वही एक लोटा जल लेकर के पीपल के पेड़ पर जा रही हैं, वही नीम के पेड़ पर जो है जल चढ़ाना, वही सारा करना, वही व्रत, वही उपवास, वही सारी चीजें। भारत में कुछ नहीं बदला और न बदलेगा। आचार्य जी, इस सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मैं कृतज्ञ हूँ आप सबके प्रति कि आप लोगों ने कष्ट सह करके ये यात्रा की और मुझे ये अवसर दिया कि मैं संपूर्ण राष्ट्र के सामने अपने को प्रकट कर सकूं। प्रिय दर्शकों एवं श्रोताओं, हम ऐसे ही साहित्यिक चर्चाओं को लेकर, कलाओं पर चर्चाओं को लेकर और अन्य जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उस पर अन्य अनेक परिसंवादों को लेकर उपस्थित होंगे अगली अपनी श्रृंखला में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।